हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th मैथ्स त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के। ये क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने अपनी बुक आप सामने रखें। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखिए डियर स्टूडेंट। आपके पास इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का z इज इक्वल टू 2। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप। ये प्लेन का इक्वेशन है, z इज इक्वल टू 2 प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन के इक्वेशन का आपने क्या करना है, एक तो इस प्लेन पर जो ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस चाहिए, मूल बिंदु से एक तो इस तल की दूरी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए कि ओरिजिन से जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर पड़ा उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी, ये तल है, तल का समीकरण है, ठीक है। इस तल पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला, एक तो उसकी लेंथ चाहिए और जो परपेंडिकुलर जो पड़ा उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। बस ये है कहानी। तो आप देखिए, मैंने लिखा था नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिन से प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला उसका वेक्टर फॉर्म हमने लिखा था r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d। वेक्टर फॉर्म ऐसा था जहां ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, लंब की दिशा में इकाई सदिश n कैप इकाई सदिश है यूनिट नॉर्मल, और ये d जो है डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर की ओरिजिन पर, जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लेंथ है ये d। ये तो वेक्टर फॉर्म में है, परंतु यहां इक्वेशन आपके पास कार्टेशियन में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है lx प्लस my प्लस mz इज इक्वल टू d। ये प्लेन का इक्वेशन है। ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है वो d है, और lmn प्लेन पर जो लंब है, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है lmn। ये पहले आपको जानना है, क्योंकि इक्वेशन भी आपको किसमें दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं, प्लेन की इक्वेशन। इक्वेशन 1 आपको दी उसमें रखी है, किसमें दी हुई है, ये प्लेन की इक्वेशन आपको डियर स्टूडेंट कार्टेशियन फॉर्म में है। तो मैंने इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। अब आप देखो, इसको मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूं। इक्वेशन 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए कैसे। आप देखिए 0x प्लस 0y प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू 2। 0x आपका 0 ही हुआ, 0x आपका 0 ही हुआ, 0y आपका 0 ही हुआ, 1 इंटू z आपका z ही आएगा। अब आप देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस है कि नहीं है। यस, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस स्क्वायर करेंगे 1 आ रहा है। सिंस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपने उधर पढ़ा हुआ था कि यदि lmn डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होता है आपका 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। इसका मतलब ये 0 0 1 प्लेन पर परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से पड़ा हुआ है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए तल एक पर मूल बिंदु से डाले गए हैं जी। क्या हो रहा है सर? बीच में वीडियो बंद हो गया। आ रहा है ना, क्लियर आ रहा, अब आ रहा है सर? अभी आ रहा है पर बंद हो रहा है बीच में। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं तो फिर इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ना, आप देख लेंगे वहां से भी। पर देखिए आप समझने का प्रयास करिए। तल एक पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? आप लिख लीजिए, आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं डीसीज ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसमें उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो जाएंगे 0, 0, 1। ये तो निकल गए डायरेक्शन कोसाइंस दिक् कोसाइन तल के। मतलब जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछेंगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी की फॉर्म में बदल दी। यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है, यदि वेक्टर फॉर्म में तो इस रूप में रखेंगे। तो मेरे पास ये है ही है, इस रूप में मैंने रखा है इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं हुई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आ रहा है। इसका मतलब 0 0 1 डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल के। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। ये प्लेन का इक्वेशन है, किसी समतल का इक्वेशन है। तो जो ए बी सी जो हैं, ये जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ये इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ये मतलब अब यहां पर ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गई। क्यों? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है। एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ रहा है डियर? 1 आ रहा है। इसलिए ये बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और जब इस फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म है ये, जब ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्म हो जाती प्लेन की। तो नॉर्मल फॉर्म जब वो बन गया तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वही परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। ये ध्यान रखना आपने, ये परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है। ये डी यहां पर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में डी ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है। ठीक है, पर इसमें ये जो 2 आएगा ये परपेंडिकुलर की लेंथ है। कहां से? मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। जब आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में रख दिया, अभी लंब रूप में तल का समीकरण आपने लिख दिया। ठीक है, तो आप लिख देंगे तल एक पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। ये भी आपसे पूछ रहे हैं मूल बिंदु से दूरी। तल एक की ऐसा भी लिख सकते हैं, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कितना आ गया डियर स्टूडेंट? ये 2 आ गया। तो डिस्टेंस बोलो चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में करना है। जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक होगा? ठीक है, तो चलिए इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। इस रूप में करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। और ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें कंटिन्यू आपको क्लास ज्वाइन करनी बहुत जरूरी है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यह है प्लेन का इक्वेशन, ये किसी समतल का समीकरण है। अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहां पर जो x y z के कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। ठीक है, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपका 3 आ गया। इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये तल का समीकरण अभिलंब रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम तल की मूल बिंदु से दूरी नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज the coefficient of x and y and z are not the direction cosines of the normal to the plane। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है कि हमको इसको पहले उस नॉर्मल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि तल एक पर लंब के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 1। जब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे? डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि ए बी सी यदि डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तरीका है। यदि ए बी सी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे? a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। ऐसी b का डिनोमिनेटर भी बन जाएगा, c का भी बन जाएगा। ठीक हो गया? तो आप लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल लंब के दिक् कोसाइन। ठीक है, लंब के दिक् कोसाइन कैसे कैसे निकलेंगे डियर स्टूडेंट? इस 1 में किसका डिवाइड कर देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 हो गया, कॉमा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहां दूसरे से डिवाइड होगा, यहां दूसरे से डिवाइड होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस रूप में करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं। इस तल पर जो लंब है उसके दिक् कोसाइन है। अब मैं यहां पर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनाऊं, यहां पर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनाऊं, यहां पर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनाऊं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर सकता हूं? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3z इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। यदि मैं इस इक्वेशन में
स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर दूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3z। यहां भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड किया, यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया, तो कोई अंतर नहीं आया इक्वेशन में, ठीक है। परंतु ऐसा करने से ये बन गया डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि 1 ओवर, देखो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1 आ गया डियर स्टूडेंट। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के दिक् कोसाइन, ठीक है। दिस इज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, आप लिख देंगे पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप लिख लीजिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये तो नॉर्मल के बन गए डायरेक्शन कोसाइंस, ये नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब जब ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड में आप जानते हैं कि LX प्लस MY प्लस MZ इज इक्वल टू D, ये प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है। LMN डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये D क्या बन जाता है, ओरिजिन से प्लेन पर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ओरिजिन से तल की दूरी आप कह सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज D। तो वैसी स्थिति यहां पर हो गई, ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। तो ये जो होगा, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होगा, तल की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी इतनी, ठीक हो गया। तो यहां पर लिख दूंगा तल की, चलो इधर लिख देता हूं साफ सी जगह पे। इस रूप में आपने करना है, ये बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट। आप लिखेंगे तल एक की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो ये राइट हैंड साइड में है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से प्लेन पर, ठीक हो गया। तो एक तो ये आंसर पूछा हुआ था आपको, और ये पूछा हुआ था, तो ये आपका, ठीक है। अब इसका सी वाला पार्ट आप देखिए, इस रूप में सी वाला पार्ट भी करते हैं इसका। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको उसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, अभी लंब रूप में बदलना है। अभी लंब रूप में जब बदल देंगे आप, तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होगा वही प्लेन पर ओरिजिन से दूरी होगी, वही प्लेन की ओरिजिन से दूरी होगी, बस ये आप याद रखिए। अब इसका सी वाला पार्ट आप देखिए, सी वाले में है 2x प्लस 3y माइनस जेड, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ये है डियर स्टूडेंट आपका प्लेन का इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक हो रहा है। तो अब आप देखिए, ये देखिए डियर स्टूडेंट आप 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 है। अब यहां पर ये 2 3 माइनस 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट क्या है -1। तो ये 2 3 -1 क्या है, प्लेन पर
प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। प्लेन पर जो परपेंडिकुलर हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं प्लेन का इक्वेशन ये है 2x + 3y - z = 5। इस प्लेन पर 2, 3, -1, यहां आप देखिए x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, z का कोएफिशिएंट -1। ये 2, 3, -1 क्या है? ये प्लेन पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। 2, 3, -1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? इस फॉर्म में बनाना है। lx + my + nz = 1। lx + my + nz = d के रूप में बनाएंगे। और जहां आपके पास l² + n² + n² 1 हो जाए, इस रूप में बनाना है। अब किससे डिवाइड करूंगा? डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2, 3, -1 है। इनको डायरेक्शन कोसाइंस में कैसे बदलेंगे? आप देखिए, इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2/√2² + 3² + -1², इससे डिवाइड कर दूंगा, प्लस 3/√2² + 3² + -1² y प्लस z/√2² + 3² + -1² = 5/√2² + 3² + -1²। मैंने पूरी इक्वेशन में किसे डिवाइड कर दिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करने की बात है। मैंने पूरी इक्वेशन में इसे डिवाइड कर दिया, √2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसे डिवाइड कर दिया। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी कोई अंतर नहीं पड़ा, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब एक ही नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं आता। तो ये इक्वेशन बन गई। अभी क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट 2x ओवर √2 कितना लिख देंगे? 9, 13, 14 √14 प्लस 3/√14y प्लस की जगह यहां पर माइनस कर देते हैं डियर स्टूडेंट, माइनस था नहीं, ये माइनस जेड तो माइनस जेड हो गया, प्लस आप लिख दीजिए -1/√14z = 5/√14। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर +1, तो 14/√14² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो ये बना, अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। कंपेयरिंग विथ, इसकी मैं तुलना किससे कर दूंगा? कंपेयरिंग विथ lx + my + nz = d। lx + my + nz = d से तुलना करने पर क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट l बराबर हो गया 2/√14, n हो गया 3/√14, n ओवर हो गया -1/√14 एंड d हो गया 5/√14। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इससे क्या रिजल्ट आपको निकल रहा है? इससे आपको रिजल्ट निकल रहा है, इसका स्क्वायर कर दूं, मतलब दिस इंप्लाइज दैट क्या रिजल्ट निकल रहा है? l² + n² + n² = 1, l² + n² + n² = 1, l² + n² + n², तीनों को प्लस कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/14 प्लस 9/14 प्लस 1/14, 14/14 = 1। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। किसके? नॉर्मल के।
प्लेन पर जो ओरिजिन से नॉर्मल डाला गया है, प्लेन पर जो ओरिजिन से अभिलंब डाला गया है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये। और प्लेन की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये बन गई ये। क्योंकि जब नॉर्मल फॉर्म में प्लेन को रखोगे तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वही प्लेन की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ऐसा भी कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर की लेंथ कह सकते हैं ओरिजिन से प्लेन पर। ठीक है, तो अब आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट, मूल बिंदु से तल पर लंब के दिक् कोसाइन, ठीक है, डीसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कितने हो जाएंगे, 2/√14, ठीक है, 3/√14, -1/√14, ये तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गई तल पर लंब के, तथा मूल बिंदु से तल की दूरी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, वो निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, ये वाला ही राइट हैंड साइड वाला जो है 5/√14। बस ये है तरीका, सिंपल सा तरीका, इस रूप पे ही करना है। ठीक है, चलिए इसका डी वाला पार्ट देखते हैं अब। इसका डी वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने करना है, प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदल देना है, Lx + My + Nz = d। जब इस रूप में आप लिख देंगे तब जो Lmn आपके पास आएगा वो डियर स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस किसके, नॉर्मल के, ये इस रूप में काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला पार्ट। तो सारे क्वेश्चन एक तरीके के हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या है, 5y + 8 = 0। यह है प्लेन का इक्वेशन, 5y + 8 = 0, ये है डियर स्टूडेंट प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है। आप देखिए 5y + 8 = 0, ये प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन पर ओरिजिन से, मूल बिंदु से जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ भी निकालनी है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, इस प्लेन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तथा वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, और लंब दूरी भी चाहिए। माने ये प्लेन है और माने यहां पर ओरिजिन है, यहां से इस प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, लंब दूरी हो जाएगी ये। तो यहां से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, या आप कहेंगे इस प्लेन की इस ओरिजिन से, मूल बिंदु से जो दूरी है, ये एक तो दूरी चाहिए, और दूसरा जो ये परपेंडिकुलर है इसके डायरेक्शन कोसाइन से, दिक् कोसाइन। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज होगा, आप देखिए, डियर स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख दूंगा, 5y = -8, और इसको लिख सकता हूं 0 × x + 0 × y + 5 × y = -8। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 नहीं आ रहा है। यदि यहां पर जब तक 1 नहीं आया तब तक काम नहीं बनेगा। तो पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए और 0x, अब यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा 0y। ये ओके ओके ओके, इसको थोड़ा ठीक लिख देता हूं, इसको ठीक लिख देता हूं डेरोस्टेंट। इसको ऐसा करिए, इसको लिख देता हूं 5 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, ए माइनस 8 है। क्या लिख रहा हूं 5/5 वाई प्लस 0z इज इक्वल टू -8/5। मैंने पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड किया, तो यहां 5 से डिवाइड होगा 0 रहेगा, यहां 5 से डिवाइड होगा 5/5, यहां 5 से डिवाइड होगा तो ये 0 रहेगा, और यहां 5 से डिवाइड होगा -8/5, और 0x प्लस ये 1, तो ये y लिख दीजिए 1y, या चलो अपने लिए आसान बनाने के लिए 1y भी लिख सकते हैं, 1y प्लस 0z इज इक्वल टू -8/5। ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, अभिलंब रूप में तल का समीकरण। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, इस रूप में होगा। क्यों हो गया नॉर्मल फॉर्म, इसका स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 ही तो होगा। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1 आ गया। इसका मतलब ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, तो आप लिख देंगे इसका मतलब तल एक, ये तल एक पर लंब के, ये तो निकालना है, ठीक है, समतल के अभिलंब, तल एक पर लंब के विकोसाइन। This is of normal to the plane. This is of normal to the plane. कितना हो गया 0 1 0, ये हो गए 0, 1, 0, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। ठीक हो गए। और जब ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस क्यों हुए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ गया। तो जब ये डायरेक्शन, जब ये नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बन गई, अभिलंब रूप में बन गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गए, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है मूल बिंदु से उस तल की। दिस 8/5, अब माइनस भी है ना, पर माइनस क्या है, माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी को माइनस में नहीं दिखाते, दूरी तो प्लस ही होगी। यहां से किसी जगह की दूरी नेगेटिव नहीं, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, तो डिस्टेंस आपकी 8/5 हो जाएगी, मूल बिंदु से तल की दूरी, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन 8/5 हो जाएगा। ठीक है, तथा मूल बिंदु से तल की दूरी, तल की दूरी बोलो या लंबो दूरी बोलो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम ओरिजिन, ये हो गया डिस्टेंस 8/5। इसको आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए डिस्टेंस आपकी कितनी निकल गई, 8/5 निकल गई। और डायरेक्शन कोसाइंस बन गए प्लेन के, कितने बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास प्लेन के बन गए 0, 1, 0, ये। ठीक है, समझ में आ रहा आपके, इस रूप में ये करना है दोस्तों। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और करके आज का काम कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 किया, इसके मैंने 4 पार्ट्स किए, ठीक है, 4 पार्ट इसके हो गए। तो इसमें मेन क्या है, जो प्लेन है उस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है ओरिजिन से, ठीक है, जो लंब डाला या भी लंब बोली या नॉर्मल बोली, ओरिजिन से प्लेन पर उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए और उसकी उस लंब की दूरी चाहिए मूल बिंदु से तल पर। तो सिंपल सा बात है, सरल सी बात है कि आप उसको LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D के रूप में रखिए, जो L M N क्या है, प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है। यदि आप उस फॉर्म में आपने उसको चेंज कर दिया इक्वेशन को, तो जो राइट हैंड साइड में होती है वो डिस्टेंस होती है, किसकी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से उस तल की दूरी या लंब दूरी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, एक स्टूडेंट कम दिख रहे हैं, कौन हटे होंगे, एक स्टूडेंट कम दिख रहे हैं, साथ ही जुड़े रहे हैं, एक कौन हटे हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये कौन स्टूडेंट, अच्छा आ गए हैं फिर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i प्लस 5j माइनस 6k पर अभिलंब है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज at the distance of 7 units from the origin and normal to the vector, normal vector आप कह लीजिए सदिश इतने पर अभिलंब है, नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो ये आपको दिया हुआ है, डियर स्टूडेंट, आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन प्लेन की समतल का सदिश समीकरण जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है, मूल बिंदु से समतल की दूरी। एक बात आप देखिए, मूल बिंदु से समतल की दूरी, ये आपके पास दिया हुआ 7 मात्रक, जो भी है 7 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये दिया हुआ है 7, ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या दी हुई है, और सदिश इतने पर अभिलंब है, ठीक है, तल पर अभिलंब सदिश, लंब सदिश कह सकते हैं, अभिलंब सदिश, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ये भी आपको दिया हुआ है। नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये है रियल स्टेट, ये दिया हुआ आपके पास 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये प्लेन पर नॉर्मल है, ये वेक्टर प्लेन पर अभिलंब है, ठीक है। तो तल का समीकरण अभिलंब रूप में, तल का समीकरण अभिलंब रूप में, तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर रूप में आपने पढ़ा है r डॉट यूनिट नॉर्मल इज इक्वल टू d, ऐसा पढ़ा हुआ आपने, r डॉट ये यूनिट वेक्टर है, परंतु कैसा है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में है, अभिलंब की दिशा की इकाई सदिश है, इज इक्वल टू d। तो d तो दिया हुआ है 7,
क्योंकि ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस दे रखी 7, क्योंकि ये यूनिट नॉर्मल है, ये इकाई सदिश है नॉर्मल की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है। जब ऐसे में आप प्लेन की इक्वेशन रखेंगे तो राइट हैंड साइड में प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, मूल बिंदु से, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर d की वैल्यू तो 7 है, d इज इक्वल टू 7 यहां पर दिया हुआ है ये। अब बात यह है कि यूनिट नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ये है, तो ये आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, n वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये दिया हुआ है। इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लिख देंगे यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ n, n वेक्टर की दिशा में, n की दिशा में इकाई सदिश, n की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकलेगा डियर, उसको आप n कैप बोल सकते हैं। तो n कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर n में उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर n आपका ये है 3i प्लस 5j माइनस 6k को डिवाइड कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहां लिख दीजिए यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 36, 70 आ जाएगा, ठीक है, 70 आ जाएगा। तो ये 70 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 70 बन गया, ठीक है। अब इस n की दिशा में ये जो n था वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस n की दिशा में इकाई सदिश से होगा यूनिट वेक्टर। तो आप प्लेन का इक्वेशन आप निकाल लीजिए, बड़ा सिंपल हो जाएगा। आप लिख लीजिए डियर स्टूडेंट तल का समीकरण, ठीक है, आपको तल का समीकरण पूछा गया है, ठीक है ना, ये तो बोला गया है समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d। तो r डॉट यूनिट वेक्टर n आपका ये है, ठीक है, 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू d, मतलब 7। ये हो गया, ये उस प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये r डॉट, इसको थोड़ा सा और इधर लिख दीजिए, डॉट ये r डॉट, इस पूरे के साथ डॉट है, समझ लीजिए, ये r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू 7, r डॉट यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है। तो नॉर्मल फॉर्म, अब लंब रूप में तल का समीकरण जब वेक्टर फॉर्म में, तो r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d है, ठीक है, जहां d ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ है, और यदि कार्टेशियन फॉर्म में है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d के रूप में है, तो वहां भी ये d ओरिजिन से प्लेन की दूरी है, लंबवत दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।